अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुल्क में महंगाई है। अब बिजली के जो रेट्स हो गए हैं वो आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। हम सब वो आई वुड से कि वो म्यूजिक फेस कर रहे हैं हम सब के सब। अब आम आदमी का मसला इस वक्त और बगैर किसी शक व शुबे के ये है कि वो खाए पिए, अपने बच्चों का पेट पाले या फिर बिजली के बिल दें। और मुल्क भर के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं। तो इस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर आज हमने प्रोग्राम में लाजमी बात कर रही है और वो ये है कि इसके बगैर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। इसके बगैर पाकिस्तान ज़राअत में आगे नहीं जा सकता जो हमारे प्लान्स हैं। इसके बगैर पाकिस्तान इंडस्ट्री को इम्प्रूव नहीं कर सकता। एक्सपोर्ट्स आपकी ठीक नहीं हो सकती जब तक आप बिजली की कीमतें कम नहीं करते, दुनिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक लेके हैं। और वो अवामिल हैं क्या, वो जो एक शिकंजा है जिसके अंदर पाकिस्तान फंसा हुआ है, निकलेगा कैसे उसमें से पाकिस्तान। और ये निगरान हुकूमत का, ये IMF का मामला नहीं है। ये पिछले कई अदवार से जो पॉलिसीज चल रही थी, ये उनके समर बेसिकली सामने आ रहे हैं। इस पर तफसील से बात करेंगे। और ये एक चीज़ है, ये दुरुस्त कैसे होगी, ये इसके साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए, सियासी इस्तेहकाम भी चाहिए। अभी जो स्टेटमेंट्स हम आपको सुनवा रहे थे उसमें खास तौर पे पीपल्स पार्टी, अब से नहीं कुछ अरसे से सिर्फ पीपल्स पार्टी को ना कुछ शक सा होना शुरू हो गया। वैसे तो बहुत सारे लोग उसके अलावा कह रहे हैं कि इलेक्शंस अपने वक्त पे नहीं होंगे। 90 दिन का जो आईनी कंस्ट्रेंट है वो तो हुजूर गुजर चुका है। अब फरवरी के अंदर कहा जा रहा है कि इलेक्शंस होंगे। बहरहाल आइन से तो आप आगे निकल गए, जो भी विच एवर द रीजन इज। लेकिन पीपल्स पार्टी को काफ़ी अरसे से रजा रब्बानी साहब हो जाएं, चाहे वो शरी रहमान साहबा की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, नैयर बुखारी साहब हो जाए, कमर जमान कायरा साहब हो जाए, इवन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो जाए, मुराद अली शाह साहब हो जाए, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को खास तौर पे लग रहा है कि इलेक्शंस थोड़ा आगे चले जाएंगे। जो केयर टेकर है ये चेयर टेकर ना बन जाए। दूसरी तरफ PMLN है और PMLN को अपेरेंटली इतना कुछ शायद उतना खदशा नहीं है इलेक्शंस डिले होने का, या 90 दिन छोड़ के 190 दिन छोड़ के 900 दिन पे भी जाने का। कुछ रहनुमाओं से जिनसे हमारी बात होती है तो वो उस पर कोई इतना ज़्यादा तशवीश का इजहार नहीं करते। यहाँ से आएगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसके बाद बाकी चीज़ें भी ठीक होनी है। खैर, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ कर देते हैं। मेरे साथ आज प्रोग्राम में राना अफजल खान साहब मौजूद होंगे, PMLN के सीनियर लीडर हैं, और शैला रजा साहिबा होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। राना साहब, आई स्टार्ट विद यू। क्या मेरी रीडिंग ठीक है इन द सेंस कि मैंने चूँकि देखा नहीं है अभी तक PMLN वालों को उतना परेशान होते हुए कि इलेक्शन आगे ना चले जाए। बाकी आपको इतना खौफ क्यों नहीं है कि ये केयर टेकर चेयर टेकर बन जाएंगे जितना खौफ पीपल्स पार्टी को लाहिक हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर डीलिमिटेशन के फौरी बाद इलेक्शंस अनाउंस होने चाहिए और उससे अगर आगे जाते हैं तो वो तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा। और देखें, डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर जो CCI है उसमें सब जमातों का कंसेंसस था और ये सब जमातों के कंसेंसस के साथ नोटिफाई हुआ सेंसस। अब डिबेट ये है कि सेंसस में क्योंकि जो है वो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो नेशनल लेवल पे नहीं चेंज हो रही, तो यानी कि तो फिर क्या जरूरत है कि ये इतना टाइम ले। देखिए, लेकिन बात ये है कि 10 पॉइंट्स पे एक जो टाइम फ्रेम है वो ECP ने लॉन्च कर दिया है डीलिमिटेशन का। बिल्कुल हम भी ये दरख्वास्त करेंगे कि उसको एक्सपेडाइट कर लिया जाए, लेकिन क्या हमारी दरख्वास्त से या हमारी रिक्वेस्ट से ये जो एक आईनी प्रोसेस है, ये आईनी प्रोसेस है सेंसस का और डीलिमिटेशन का, और क्या ये एक्सपेडाइट 90 दिन जो है ना, वो जो लिमिट है या 60 दिन या 90 दिन, वो सबसे मुकद्दम है। इसके अंदर नो लेटर देन दीस डेज इलेक्शंस करवाना है। देखें, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सेंसस भी आइन का हिस्सा है और जब आप इन चीज़ों को इकट्ठे पढ़ते हैं और इंडिविजुअली नहीं पढ़ते तो सेंसस भी बिल्कुल आइनी एक अमल है। और जब नोटिफाई हो जाए तो फिर डीलिमिटेशन होना जरूरी है। मैं तो एग्री कर रहा हूं कि हम इलेक्शन कमीशन से कह सकते हैं, दरखास्त कर सकते हैं कि आप इस प्रोसेस को जल्दी करें, लेकिन वो प्रोसेस कैसे होनी है, वो कितनी जल्दी होनी है, इसका तयन ECP ने ही करना है। बिल्कुल ना राना साहब, वो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की उसमें मतलब आपकी जमात इट वाज एट द फोरफ्रंट और उसमें इख्तियार तारीख देने का अब इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन पहले पंजाब और KP के इलेक्शंस जब वो भी 90 दिन के अंदर होना थे, वो डेट 8 अक्टूबर 10 अक्टूबर की डेट दे रही थी उस वक्त। मतलब वो 5-6 महीने बाद की उनकी मर्जी। वो इस दफ़ा फरवरी का कह के और वो फरवरी 2025 की डेट भी दे दे तो फिर कोई तो कुछ नहीं कर पाएगा। जो टेम्पलेट पहले सेट हो चुकी है हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। देखें, जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है
वो एक टाइम, यानी कि वो कोई 2 साल का प्रोसेस नहीं है, वो चंद महीनों का, 2-3, ज्यादा से ज्यादा मैं तो 4 जरूर महीने कह रहा का। हूं कि सिर्फ डिलिमिटेशन का मामला नहीं है ना, वो कल को कहीं सिक्योरिटी का मसला भी है, कल को वो कह सकते हैं पैसों का मसला भी है, जैसे उन्होंने पंजाब के इलेक्शंस में कहा। वैसे तो बजट तो एलोकेट हो चुका है, बजट तो इस साल के बजट में इलेक्शन की जो एक जनरल इलेक्शन के जो फंड्स हैं वो एलोकेटेड है, तो बजट का भी इशू कोई नहीं है। और अब जो इलेक्शन कमीशन है वो बाउंड है आइन के तहत कि उसने डीलिमिटेशन के बाद 60 दिन के अंदर या यानी कि इलेक्शन जो है वो कॉल करना है। तो कोई वजह होगी ना कि डिले हो, बगैर वजह या बगैर आईनी वजह के तो डिले नहीं हो सकता। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसा खतरा है कि इलेक्शन आगे निकल जाएंगे। ये जरूर अब एक जो है वो बात डिबेट चल रही है, लेकिन मैं इसको पर्सनली भी नहीं समझता कि ये बहुत कोई आगे चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा जनवरी फरवरी में डिले के साथ मुझे इलेक्शन, अगर डिले भी हुए तो जनवरी फरवरी तक होंगे। सही वो मतलब, लेकिन 90 डेज क्रॉस कर गए फिर उसके बाद तो फिर आर्टिकल 254 आ जाता है कि जनाब वो चीज़ जो कि आइन के मुताबिक होनी है वो बाद में भी हो जाए तो होनी है, वो अपनी जगह पे मामला। मैं एक छोटा सा आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, ये जो निगरान सेटअप है, पहले पंजाब का निगरान सेटअप देखिए और फिर अब वफाक का देखिए। मैं ज़ाती तौर पर अर्ज़ करूँ और बड़ी इज्जत के साथ अर्ज़ करूँ, निगरानों के जो बयानात हैं मुझे वो तफ्तीश में मुब्तला कर रहे हैं। मैंने पहले निगरानों को कभी ऐसी बातें करते नहीं सुना, उनका काम सिर्फ इतना सा है कि वो डे टू डे अफेयर्स चलाएं, इलेक्शन करवाएं और जाएं। ये पॉलिसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं निगरान वजीर आजम साहब भी, पंजाब के निगरान वजीर आला साहब भी, और वो हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और वो प्रोजेक्ट्स बताते हैं आगे। वो ऐसे लगता है कि ये तो मतलब कुछ 7-8 महीने कम अज कम जिस प्रोजेक्ट का वो जिक्र करते हैं। मैं पंजाब के सीएम की बात कर रहा हूं, तो इस तरह की चीजें फिर बंदे को शक में मुब्तला करती है ना कि यार ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स कभी निगरानों को देते सुना नहीं है। देखिए, बहरहाल जो निगरान सेटअप है, उन्होंने पाकिस्तान एक 25 करोड़ का ये मुल्क है, इसके अंदर डे टू डे जो मामलात हैं उनको भी देखना है। कुछ हमने उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी है, जहां तक जो बायलैटरल्स मल्टीलैटरल्स जो मामलात हैं फाइनेंशियल, उनको डील करने के लिहाज से। और अब देखिए, बात ये है कि अभी तक कोई पॉलिसी डिसीजन कोई नजर नहीं आया कि जो निगरान सेटअप ने दिया हो, जो कि अनहोनी कोई बात हो, जो 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 उनको मैंडेट अवेलेबल है, अगर उससे वो बढ़ेंगे तो डेफिनेटली फिर वो तनकीद उन पे होगी। लेकिन अभी तक कोई ऐसा अमल मुझे नहीं नजर आया। कोई नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी मेरा नहीं ख्याल उन्होंने अपनी कोई मन मर्जी से अभी लॉन्च किए हैं। वैसे ही जो हमारे डेवलपमेंट बजट्स हैं एडीओ सूबों में, या आपका पीएसडीपीओ, उनका थ्रो फॉरवर्ड ही 15 साल का है, यानी कि 10-10, 15-15 साल के उसमें नहीं, वो मैं अर्ज कर देता हूँ मिसाल के तौर पे पंजाब के अंदर ये निगरान वजीर आला साहब ने एक तकरीब में, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, उन्होंने बताया कि वो कोई ऊँटों की फार्मिंग शुरू करने लगे हैं। एक उन्होंने बताया वो श्रिम्प फार्मिंग भी शुरू करने लगे हैं। फिर उन्होंने बताया ज़राअत के लिए मैं अब थ्रेशर मंगवा रहा हूँ बाहर से, वो 1000 मंगवा के मैं इसको दूंगा, मैं उसको दूंगा, और ये हो जाएगा जी 7-8 महीने के अंदर। ये भी पीछे की बात है। वो इस तरह की स्टेटमेंट्स आती है ना, तो वो नहीं फिर नहीं, बंदे मैं को थोड़ा सा कहते हैं यार ये क्या बात चल रही है। नहीं, मैं आपको टेक्निकली ही बात बता रहा हूँ कि ये सारे जो वो बातें कर रहे हैं, इन पे जी जी। ऑलरेडी पॉलिसी मौजूद होगी। जो ऑलरेडी हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनका थ्रो फॉरवर्ड ही 15 साल का है। लेकिन उसमें वही ये ना, लेकिन राणा साहब उस पर तो बहस भी हमने क्या करनी, वो तो 3 महीने से बहुत आगे तक स्टे कर चुके हैं ऑलरेडी, उस पर क्या ही बात करनी। अब मसला सिर्फ ये है कि उससे भी बहुत ज्यादा आगे स्टे ना कर जाए। शैला रजा साहब आप हमारे साथ हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। लेट मी ऐड हर टू द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच मैम, वक्त दिया आपने। मैं अभी आपके आने से पहले ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स हम कुछ अरसे से देख रहे हैं दैट वो थोड़े से एप्रीहेंसिव हैं, थोड़ा उनको ज्यादा तशवीश दिख रही है इस चीज की कि शायद इलेक्शंस 90 दिन से तो आगे जा रहे हैं, उससे कोई बहुत ज्यादा आगे तूल ना पकड़ जाए ये जो निगरान सेटअप होगा। आपकी पार्टी का ये मतलब रजा रब्बानी साहब हो जाएं, आप हो जाएं, श्री रहमान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, नैयर बुखारी साहब साथ थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इवन आपकी पार्टी के चेयरमैन। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट क्लू, कहां से आपको लगा कि ये निगरान सेटअप जो है ना ये चेयर टेकर ना बच जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तो हम पे ये इल्जाम नहीं लगाना चाहिए कि हमने कोई यू टर्न लिया है या हमसे कोई गलती हो गई, क्योंकि हम तो आइन के मुताबिक बात कर रहे हैं। आइन का देखिए, एक तो है इलेक्शन एक्ट 2017, जिसका आर्टिकल 17 का 2 जो है वो ये कह रहा है कि सेंसस हो तो डिलिमिटेशन होनी चाहिए।
लेकिन जब ये सेंसस जो हुआ है, इस सेंसस में जो है सूबों के अंदर की जो नशिस्तों की तकसीम का मामला है, उसमें कोई तब्दीली ही नहीं आई। अगर सेंसस होते और उसकी वजह से आबादी के मुताबिक ये होता कि अगर बढ़ जाती तो कौमी असेंबली की नशिस्तों की तकसीम सूबों के अंदर की जाती। अब जब नशिस्तों की तकसीम में तब्दीली नहीं आई, जितना हमें रिजल्ट शो किया गया है उसमें अभी ब्लॉक्स का, उस पर हमने इत्मीनान कर दिया, ब्लॉक्स का तो अभी हमें रिजल्ट दिया ही नहीं है। तो आइन का आर्टिकल 51 का जो 5 है वो ये कहता है कि अगर सूबाई नशिस्तों की तकसीम नहीं, उसमें तब्दीली नहीं आई है तो फिर डिलिमिटेशन की जरूरत ही नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि डिलिमिटेशन होनी चाहिए। अब अगर आप इस आइन के आर्टिकल को 244 के साथ मिला के पढ़ेंगे तो वो कहता है कि अगर वक्त से पहले असेंबली तोड़ दी जाए तो 90 दिन में इलेक्शन हो, तो मैं आइन के आर्टिकल 2 को मानूं या वो इलेक्शन एक्ट, वो कोई सा भी एक्ट जो विद द सब्जेक्ट ऑफ आप दुरुस्त कह रही हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ छोटा सा, इसी बाबत आपसे ही पूछना चाहता हूँ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं 100% इससे अग्री करता हूँ। बहुत सब जो लोग आइन को मानते हैं वो उससे अग्री करते हैं। यहाँ पे तो फिर कुछ ऐसा है कि खींचतान के कोई बहाना इधर से निकाल लिया, उधर से निकाल लिया। पंजाब के इलेक्शंस में तो ऐसा था भी कुछ नहीं, उसके बावजूद देख लें 3 महीने कहाँ पे 6 महीने हो गए, उससे बहुत आगे निकल गए, नहीं हुए इलेक्शंस। तो वो टेम्पलेट तैयार पड़ी हुई है, फिर वो अगर फेडरल में भी हो जाएगी तो क्या? इसलिए कि एक तो इलेक्टोरल कॉलेज के खिलाफ जाके फैसला किया था वजीर आला ने। सेकंड ये कि बजट नहीं था उस वक्त, बजट में नहीं रखा गया था। पाकिस्तान के माली हालात जो थे वो इस तरह के नहीं थे, बजट में नहीं रखा गया था। उस असेंबली की वजह से आर्टिकल 63A रिराइट हुआ और उसके साथ जो केपी तोड़ी गई थी उसके इलेक्शन का कहीं जिक्र नहीं था। मुल्क में बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती जिसकी वजह से, और बजट ही नहीं था। अब जो सूरत हाल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब माली हालात ठीक हो चुके हैं पाकिस्तान के। बात यह है कि इस वक्त बजट रखा गया है, बजट बुक में छप चुका है। तमाम असेंबलीज ने अपनी मुद्दत के हिसाब से एक दिन पहले अपने आप को आईनी तरीके से किया है। हमारा अगर सूबाई असेंबली है तो उसके वजीर आला का इलेक्टोरल कॉलेज उसके मेंबर हैं सूबाई, और अगर नेशनल असेंबली है तो उसके वजीर आजम का इलेक्टोरल कॉलेज उसके नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। अब जिस असेंबली के मेंबर्स 99.9% ये कह रहे हो कि आप नहीं तोड़ें, उसको तोड़ा गया जबरदस्ती। ना बजट था ना कुछ था, तो आपके अब्बा का दिलाया हुआ खिलौना तो है नहीं कि हाँ, ठीक। आप कह रही हैं कि वो खाका और था, ये सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक सिर्फ छोटी सी चीज ये बता दीजिएगा कि अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि फरवरी तक हो जाए तो ठीक है, या फिर 90 दिन? नहीं, हम तो 90 दिन की बात कर रहे हैं, और केयर टेकर से चेयर टेकर तक हम इसलिए गए कि आप खुद देख लें। आपने अभी बहुत सारी बातें की। सेकंड ये कि अगर मैं एक मुशीर वजीर आला पंजाब का ये बयान सुनूं कि 9 महीने भी इलेक्शन नहीं हो सकते, तो मुझे तो अपने कान 90 गज के कर लेने चाहिए। तो वो किस हैसियत में ये कह रहे हैं? तो सीधी बात यह है कि चाहे सीसीआई में ये बात हुई नहीं है, अगर नून लीग ये कह रही है, तो हम तो फिर भी ये कह रहे हैं कि जब सूबाई नशिस्तों में तकसीम की कोई बात ही नहीं हो रही है तो डिलिमिटेशन का कोई पहलू बनता ही नहीं है। ठीक है। अब एक आखिरी चीज, सिर्फ आपकी पार्टी के मेरा ख्याल है शायद अब एक्स लीडर हो गए हैं लतीफ कोसा साहब, वो कहते हैं कि आइन इस वक्त मुअत्तल है और आइन बहाली के लिए कोई तहरीक होनी चाहिए और आइन को बहाल करवाने के लिए। डू यू एग्री विद दैट? मैं कहती हूँ कि उनकी पार्टी ये कर लेती, लेकिन उनकी पार्टी ने तो जिस वजह से जिस पार्टी के वकालत करते वो ये कह रहे हैं, उस वक्त वो कुछ नहीं बोले जब उसके सदर ने वो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त असेंबली डिसॉल्व कर दी। और अफसोस के हमारे, लेकिन वो प्रोफेशनल लॉयर है, वो तो कर रहे हैं ना, उनके साथ बहन तो आपकी पार्टी से, वो लॉयर की हैसियत से जो बात कर रहे हैं वो उसमें वजन हो सकता है, लेकिन उस वक्त जब इलेक्शन 90 दिन में ना हो उस वक्त वजन हो सकता है जब केयर टेकर अपने हद से बढ़कर वो काम करे जो उसे नहीं करने हैं रोजमर्रा के मामूलात के अलावा। बिल्कुल ठीक है। लास्ट कमेंट एहसान अफजल साहब, पीपल्स पार्टी का तो स्टैंड ये है कि 90 डेज जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अंदर अंदर होने चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं डिलिमिटेशन वगैरह सारे मामले की। और उनका जो आर्ग्यूमेंट है कि भाई यहाँ पे आइन की 2 शिकें और यहाँ पे इलेक्शन एक्ट है, मुकद्दम तो आइन है ना, यहाँ पे क्या कहेंगे आप इस पर?
ये देखिए, मेरा तो इसमें मैंने आपको पहले भी मौका दे दिया कि सेंसस भी जो है वो आईनी मामला है, और जब नोटिफाई हो जाए फिर डीलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होना चाहिए, सही। और उसको जल्दी कर लें। उसके हम भी हामी हैं कि जितना जल्दी अगर वो हो सकता है तो उसको किया जाए, ताकि हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ें। बिल्कुल ठीक है। तो उसका अब सिंपल सी चीज़। थैंक यू वेरी मच बाय द वे। राना साहब आपने वक्त दिया, शैला रजा साहिबा आप दिया। दोनों का जो मौक़िफ़ है उसमें एक चीज़ वैसे काफ़ी क्लियर है कि 90 दिन जो आइन के अंदर है कि इस पीरियड के दौरान इलेक्शन होने चाहिए, एक दिन आगे नहीं जाना चाहिए। पंजाब में गो के टूट गया वहाँ पे आइन, लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी कहती है कि हम 90 दिन से आगे इसको नहीं जाने देंगे। पीएमएलएन का स्टैंड थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वही जहाँ से मैंने बात स्टार्ट की थी। उनको इतनी टेंशन नहीं है कि इलेक्शन आगे चले जाएंगे। खैर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हमने बात करनी थी, वो इलेक्शन से थ्रू आएगी। और इस वक्त जो महंगाई है, एक ब्रेक के बाद आके उस पर बात करेंगे। ये जो बिजली के यूनिट बताया जाता है कि जनाब IMF के कहने की वजह से इतने वो बढ़ाने पड़ गए, अब 52 रुपये का यूनिट हो गया है, लोग सड़कों पर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि गुजारा नहीं हो रहा लोगों का। लेकिन इसका हल है कोई? और ये सिर्फ IMF की वजह से है क्या? ऐसा नहीं है। ब्रेक के बाद डिटेल में इस चीज़ पे बात करेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। जो अभी हमारी पॉलिसी है, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन, दैट कैन नॉट प्रोवाइड द सोल्यूशन। तो इस पे ब्रेक के बाद बात करते हैं। मेरे साथ सईद काजी साहब होंगे और मुज़फ़्फ़र असलम साहब होंगे। हम 2 जी हैं, 80,000 का बिल आया। मैंने आंखों का ऑपरेशन कराना था, लेकिन वो छोड़ दिया। बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं है। क्या करें, कहाँ जाएं? ये उधर ही रहे, इंग्लैंड में ही रहे। हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। ये सब चोर है, सब चोर है। तो अब ऐसा नहीं होगा। कौम जो है ना, सोई हुई कौम अब वो जाग रही है, और जब ये मुकम्मल जाग गई ना, तो इन इशराफिया को गिरबानों से पकड़ कर ना बाहर ले आएंगे, क्योंकि जुल्म की इंतहा हो गई है। ऐसे लगता है कि जंगल का कानून है। रियासत और सियासत की लड़ाई में गरीब आदमी मर गया। 3 अफराद का 38,000 रुपया बिल आया हमारा। कोई पूछने वाला नहीं है। कहते जी हमने मुआहदा किया हुआ है। ये जुल्म है। गरीब आदमी को भी गर्मी लगती है, वो पंखा भी ना चलाए। आवाम कलप रही है, ये कानून है हमारा। महंगी बिजली का मसला ये है, और वो 1993 से शुरू होकर फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब की रिजीम के अंदर, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर 2013 से 18 में जो कारखाने लगे। और बेसिक मसला है फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस का, कि आपने मुआहदा ये किया हुआ है हुजूर के आप ये कारखाना आपने लगाया, फ्यूल हमने आपको प्रोवाइड करना है, सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड करना है। नहीं कर पाए और अगर वो अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे नहीं चलेगा तो यानी कि बंद रह रहा है कारखाना, लेकिन उसके भी पैसे आपको देंगे हम। वो निकलते कहाँ से हैं? वो हमसे और आपसे निकल रहे हैं। अब मुद्दा सिर्फ इतना आ गया यहाँ पे कि इन IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कम से कम कौम के सामने तो रखे जाएं, या फिर इनसे जान कैसे छुड़ानी है उसके बगैर, इनसे जान छुड़ाए बगैर आई डोंट थिंक कि, या फिर अपना हमारा जो एनर्जी मिक्स है उसमें हम हाइडल को बहुत ज़्यादा कर लें, बट दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोजेक्ट। जान कैसे छुड़ाई जा सकती है ये मैं आज जानना चाहूँगा अपने मेहमानों से। सईद काजी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं, और मुज़म्मिल असलम साहब मेरे साथ विया वीडियो लिंक कराची से हैं। काजी साहब, क्या प्लान है इसका? जान कैसे छुड़ाई जा सकती है? कोर्ट लेके जाएं इनको, मुआहदे कैसे इनके साथ ख़त्म करें, या फिर कोई गोल्डन शेक हैंड दे दें इनको? वो क्या हो सकता है, कैसे छूट सकती है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी चूँकि बिजली के एक सेक्टर के बंदे से बात हुई है जो एक बड़े अहदे पे रहे हैं, तो मैंने पूछा क्या मीटिंग हो रही है, मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई है। उन्होंने कहा यार उताजा शाहजना मुलाकात करके उन्होंने कहा यार भाई ना करो यार, मेहरबानी फरमा, मतलब कोई ख़ास प्लान तो नहीं है। मगर इससे पहले कि हम इसकी हल पे जाएं, पहले देख लें ये मसला क्या है। ठीक, जिस तरह आपने शुरू में 1992-93 के मुआहदों का जिक्र किया, उसके बाद आपने ये 2002 की एक एनर्जी पॉलिसी आई, और उसके बाद इस वक्त मैं आपको मोटी मोटी बातें बताता हूँ क्योंकि अब बहुत दफ़ा इस पर हम बात कर चुके हैं और कोई सुनता नहीं है। मेरा ख्याल है आप सुनेंगे क्योंकि अब गली में से इसकी आवाज़ आनी शुरू हो गई है। अब अकबर साहब, बात यह है कि जो ये साहिवाल का प्लांट है, पोर्ट कासिम का है और हपको का है, ये मैंने अभी बात की एक मायर से, ये 20 से 25% अपनी कैपेसिटी पे चल रहे हैं और हम 100% पे इनकी पेमेंट कर रहे हैं। वाह वाह, ये ज़रा गौर फरमाएं। अच्छा, उसके बाद जो है अपना कैपेसिटी चार्जेस वो तो मौजूद हैं, इम्पोर्टेड फ्यूल है। उसके बाद अब मसला ये है कि इसका हल क्या है। अब हाल में जब मैंने डॉक्टर वो जो LNG के कारखाने लगाए थे, कई अरब रुपया खर्च के PMLN की गवर्नमेंट ने, LNG इस वक्त कॉस्टलीस्ट फ्यूल बन गई है, सबसे महंगा फ्यूल, फर्नेस ऑयल को भी क्रॉस कर गई है। और वो सारा हमने बेसिकली चेंज किया था कि जनाब हम LNG पे शिफ्ट कर रहे हैं। थोड़ी तारीख बता दूं आपको, और अभी असलम
भाई आपको और भी बातें बताएंगे। वापडा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एक यूनिट था जिसके तमाम जो तीन होते हैं ना, जनरेशन है, उसके बाद उसकी तरसील है, उसके बाद कलेक्शन है। आफ्टर जापान ये हमारा बेहतरीन इदारा था इस एशिया के इदारों में बात कर रहा हूँ मैं। साथ ही ज़िम्नन जिक्र कर दूँ कि पीटीसी इस हमारी प्राइड थी, उसके कॉलेजेस थे। हमने इस पूरे रीजन को बताया कि टेलीफोन किस बला का नाम है, और जिस वक्त हमने इसे प्राइवेटाइज किया उसका आखिरी मुनाफा 28 अरब रुपए का था। पिछले से पिछले साल का मुनाफा 8 अरब हुआ, और वो मुनाफा नहीं था। वो यहाँ पे इन्होंने इसकी जो इंस्टॉलेशन और जो पुरानी तारें हैं वो बेच के निकाला, और उसमें भी बेपनाह करप्शन हो रही है, मैं आपको बताऊंगा। और बल्कि मैं एक और भी खबर आपको दूं कि अभी भी जो हमारा जो इत्तलात है उसमें एक ठेका हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहब के फर्जंद अर्जुमंद का भी है सिक्योरिटी का। तो ये हाल वो किया आपने। अब आ जाते हैं कि इसके आप ठीक कैसे करना है, तो आप कर ही नहीं सकते। मैं जिस तरह अगले दिन टीवी में बात की कि एक बहुत बड़े सरमायादार जो मेरे पिछले चैनल के मालिक थे, तो उनके मुंह से निकल गया कि यार एक दफ़ा तो इनको नेशनलाइज करना पड़ेगा। अब नेशनलाइजेशन तो एक गाली है ना, इसको इस तरह प्रोजेक्ट किया जाता है कि जिस तरह ये गाली है। हालांकि मैंने आपको बताया कि 23 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट वापडा ने पब्लिक नेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं आप। वैसे मैं तो इसको उठाना पड़ेगा ना आपको। अगर आप आईपीपीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर हम तोड़ेंगे वो हमें इंटरनेशनल अदालतों में ले जाएंगे, उससे जान कैसे छूटेगी। मैं मुजम्मिल भाई को ले लूं बीच में शामिल कर। मुजम्मिल भाई क्या इस पे हो सकता है? पूरी दुनिया टेक एंड पे पे चलती है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, कि आपने जितनी ली बितली उतने आपने पैसे दे दिए। ये हम एक अनोखा काम और इतने पुराने अरसे से करके बैठे हैं, और मुआहदे अभी पता नहीं आगे 10 साल मजीद चलने हैं, तब तक तो कचूमर निकल जाएगा, खत्म ही हो जाएगा मामला। क्या उससे पहले ऑप्शन है हमारे पास इन मुआहदों से जान छुड़ाने की, खास तौर पे ये जो फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस वाले हैं कि कुछ नहीं भी कर रहे ये आईपीपीज और हम अरबों रुपए इनको दे जा रहे हैं? जी मेरे से पूछा आपने? जी मुजम्मिल भाई आपसे पूछो। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपको बताऊं कि अभी काजी साहब ने बताया कि 1994 में एक हमारी आई थी ये जो आईपीपी की पॉलिसी, फिर एक 2002 में आई थी। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा बम बन गए थे। तो ये पीटीआई की हुकूमत में आके पीटीआई की हुकूमत ने इन दो मुआहदों को रीराइट कराया, ठीक है जी, ठीक। और उस वक्त 148 रुपए डॉलर के हिसाब से इन मुआहदों को रुपयों में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अभी वो मुआहदे थे डॉलर की कीमत, डॉलर के हिसाब से। अच्छा। तो पीटीआई ने उसको 148 रुपए में फ्रीज कर दिया, उनका ऑडिट कराया। अगर खुदा ना खास्ता ये वो ना होते तो आज जो अभी ये 60-65 रुपए यूनिट आप बिजली ले रहे हैं ना, ये 80-85 रुपए यूनिट होती। फिर उसी टाइम पे हमने सीपैक की भी बातचीत शुरू कर दी थी। सीपैक के अंदर जो बिजली के मुआहदे हुए थे, बिजली घर लगे थे, उनसे बातचीत शुरू कर दी थी। उस वक्त उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने हमें पता है जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब ये दिया कि भाई जब ये आप मुआहदे कर रहे थे ये बातें उस वक्त करने की थी, ये तो अब हमने सरमायाकारों को आगे भेज दिया। भाई आपके लोग क्या सोए हुए थे जिन्होंने ये मुआहदे किए? अब जुल्म देखे, मैं आपको सिर्फ जुल्म बताता हूँ कि 10 साल में हमने उनको अदायगी करनी है और उनसे 40 साल की डॉलरों में बिजली खरीद ली थी उनसे। अगले 40 साल का आपने उनको कारोबार सेल दे दिए। ये कौन सी दुकान ऐसी है जिसका 40 साल का माल पहले बिक जाए और 10 साल में आप उसकी अदायगी कर रहे हैं? अच्छा जी, अब दूसरी बात ये कर लेते हैं कि 4200 अरब रुपए पाकिस्तान की कौम बिजली के बिलों की कीमत इस साल पूरी अदा करेगी, जिसमें 2000 अरब रुपए सिर्फ आईपीपी का किराया है, कैपेसिटी पेमेंट, रेंटल पेमेंट, जैसे कि कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। हाँ जी, ठीक। यानी 50% से ज्यादा जो हमारे बिजली के बिल है उसका हम किराया देंगे। हम बार बार रोना पीटना करते हैं। मैं वैसे उसमें थोड़ा सा अभी पिछले दिनों पावर डिवीजन के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उन्हीं को मैं कोट कर देता हूं कि इस वक्त जो 51 पॉइंट समथिंग कुछ पैसे का जो यूनिट हमें पड़ रहा है, 71% उसमें, मतलब बिजली की लागत 21% है, उसमें से 21 रुपए लगा लीजिए, और जो बाकी 31 रुपए हैं, 31 रुपए हैं, वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में एक यूनिट के पीछे आप और मैं दे रहे हैं। प्रिसाइजली 28 रुपए यूनिट है किराया एलएनजी की प्लांट को चलाने का, और ये किराया है कि वो बंद भी होगा तो आपने फी यूनिट किराया देना उसको जी। और ये तकरीबन साल में जो है ना आधा साल से ज्यादा बंद ही रहते हैं।
फिर आप कोयले के जो किराया दे रहे हैं वो तकरीबन 24 रुपए, फर्नेस ऑयल का किराया दे रहे हैं 24 रुपए, विंड पावर का किराया दे रहे हैं 35 रुपए फी यूनिट, विंड पावर का। यार मुजम्मिल भाई मुझे ये बताएं ना, मेरा फिर सवाल फिर वो है, फिर मैं काजी साहब के पास भी जाता हूँ कि ये मुआहदे 40 साल के और डॉलरों के अंदर इनको पे करना है, वो बंद भी रख ले, क्या ही वैसे मुनाफे बख्श खूबसूरत कारोबार है। काजी साहब पैसे होना तो आप वैसे नेक्स्ट टाइम को IPP आप भी को कह के ला के तो कर लीजिएगा, खोल लीजिएगा, लेकिन इससे जान छूट सकती है मुजम्मिल भाई या नहीं? आप ये बता रहे हैं कि नाउ वी डूम्ड, अब ये पूरे करने ही पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? उनकी आवाज आपको याद है ना करके जो करके हमने किया था। जी आवाज आ रही है? कनेक्शन थोड़ा सा ना वीक हुआ है, वो दोबारा मेरा ख्याल है। आवाज आ रही है मेरी अब? जी जी अब आ रही है, जरा बोलिएगा। आपको याद होगा करके का हमने ये जो पीपल्स पार्टी ने जो टर्की वालों से किया था एक रेंटल पावर प्लांट, जी उसके सिर्फ मुआहदे को हमने छेड़ा था तो उन्होंने 1.2 अरब डॉलर 1.2 अरब डॉलर का जुर्माना लगवा दिया था आलमी अदालत से। ये भी इमरान खान को दुआएं दें कि उन्होंने जो है उर्दुगन से बात करके उसको खत्म करा दिया था। अब इसका हल एक ही है, इसका हल ये है कि आप ये तमाम पावर प्लांट की कंपनीज को बिठाएं, या तो उन्हें कहें कि जी आप रुपयों में फ्रीज कर लें जैसे हमने पहले किया, हम ये अदा नहीं कर सकते, वरना आप इनसे जो है ना आज की कीमत पे खरीद लें। एक इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, हब पावर जो एक पाकिस्तान की कंपनी है, उन्होंने कहा कि आप हमसे 60 अरब की कंपनी ले लें, वो पावर प्लांट ले लें, वरना ये जितनी इसकी मियाद है इसको हमने 280 अरब रुपए भरने पड़ेंगे। तो वो तैयार हो गए थे 60 अरब एक साथ हमें आप दे दें, हम आपको तैयार हैं। ठीक, तो अब इसका एक तरीकेकार ये हो सकता है। दूसरा सर तरीकेकार सिंपल सी बात ये है कि आप जितनी बिजली पैदा कर रहे हैं ना उसको जो है ना बेचें। अब होता क्या है कि हम गर्मियों में तो बिजली बेच लेते हैं क्योंकि वो सबको एसी वेसी वो चाहिए होता है, सर्दियों में हम बंद कर देते हैं कारखाने और इसका किराया भर रहे होते हैं और बिजली नहीं पे कर रहे होते। तीसरा इसका हल ये है कि हम जो है बिजली बेचें, तीसरा हम जो है रुपए की कदर को रोकें, और चौथा जो बिजली चोरी हो रही है 20% जब आप रिकवरी नहीं कर रहे तो वो बिलों में वापस आप एड बैक कर रहे हैं। अब मैं आपको सिर्फ 2-3 बड़ी 30 सेकंड में बातें बता देता हूं कि पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली जो है पानी से पैदा हो रही है, 6.5 बिल्कुल ठीक है। These are the only options, वरना कोई बचने का इम्कान नहीं है। और आम आदमी की बात कर रहा हूँ, बड़े तो खैर पैसे ही इससे कमा रहे हैं। सईद काजी साहब, एक और बड़ा स्यापा है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले आपके आने से हमने वो इधर सुनवाया भी, 34 करोड़ फ्री यूनिट मुख्तलिफ इदारों को दिए जा रहे हैं, 34 करोड़ फ्री यूनिट्स। अच्छा, वापडा वाले हैं वो देते ही कोई नहीं है, वो अब आजकल तो सोशल मीडिया पे भी बिल सर्कुलेट कर रहे हैं कि जनाब वो 1700 यूनिट इस्तेमाल किए हुए हैं वापडा के एक मुलाजिम ने और बिल है उनका ज़ीरो, 1200 यूनिट इस्तेमाल किए हुए हैं, बिल है उनका ज़ीरो। ये भी तो खाते बंद होने चाहिए काजी साहब, है ना, तो की करना है। देखिए, पहले तो जो PTI की गवर्नमेंट ने खुदाबख्श अबू बकर साहब से एक इन्वेस्टिगेशन करवाई थी उसको खोलें, जिसमें उन्होंने एक रिकमेंडेशन की थी कि सबसे पहले तो ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ बंद कर दें, आप ये इतनी ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि दुनिया में 2-3 मुल्कों की मिसाल, एक्वाडोर की मिसाल देता हूँ, उसने डेट कमीशन बनाया था राफेल कुरोया ने, और उसके घर आके उन्होंने उससे कंप्रोमाइज़ किया था। उसने कहा जी ये पैसे हमने देने हैं, ये नहीं देने, बल्कि उसने ये भी कहा था कि ये जो बाहर हमारे लूट मार करके ले गए उनसे आप वसूल कर लें। अगली मैं एबो मोरेल्स की मिसाल देता हूँ, जिसने मल्टीनेशनल के साथ दोबारा रीडू किए थे अपने मुआहदे। 80-20 था, 80% माल लेके जा रहे थे, 20 छोड़ के जा रहे थे, फिर उसने 80 छुड़वाए और 20 वापस किए, हालांकि उसके खिलाफ कू भी करवाया। आज फिर उसी की गवर्नमेंट है और उसका जो वज़ीर ख़जाना था आज वहाँ का प्रेसिडेंट है, और जिससे कू करवाया था वो खातून अंदर है इस वक्त। बात एक विल की होती है। तीसरी बात जो मेरी, मुजम्मल भाई तो बेहतर बता सकेंगे, डॉक्टर इकरामुल हक से मैंने कहा कि जब इंटरनेशनल जो है ये हमारे हैं मुआहदे, इनका हम क्या हल करें, तो उन्होंने बताया कि वो हम अगर पाकिस्तान की अपेक्स कोर्ट में ये खोल के ले जाएं मुआहदे, और हम अपेक्स कोर्ट से ये फैसला ले लेंगे ये पाकिस्तान के अवाम के मफादात के खिलाफ हुए हैं, तो हम फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकते हैं। मगर सवाल ये नहीं है। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ। अच्छा नहीं, वैसे ये मुझे समझा दें कि पाकिस्तान की कोर्ट से अगर फैसला आ जाए कि ये मुआहदे जो वी कैन मूव अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इकरामुल हक, डॉक्टर इकरामुल हक के फिर हमारा केस है, हम वहाँ लड़ भी सकते हैं जाके। अब बात ये है, मसला क्या है? मसला ये है, मैं बड़ी आपसे अहम बात नुक्ता नजर दे रहा हूँ। पहले मार्केट इकॉनमी ने मईशत पे कब्जा किया था,
अब मार्केट ने आपकी सियासत में कब्जा कर लिया है और इनके पैसों से पार्टियों के अपना वो चलते हैं विंग, क्या कहते हैं आप, वो मीडिया सेल चलते हैं, ये फंड करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। इन्होंने क्या वारदात की, जहां पर इस वक्त काला बाग डैम के खिलाफ ये जब ची करते थे, मैं हूवर डैम अमेरिका में लास वेगस में देख के आया हूं, और ये वाहिद मुल्क है जो डैमों से डूब जाता है, बाकी तो तर गए ने। ये फ्रॉड और वारदात जो हो रही है, विल होनी चाहिए, और हमारे असम्बलियों में और हमारे हुक्मरान वो हों जो हमारी सफ़ों में से जाएं, इनसे माल पकड़ के 2 नंबर तरीकों से, कभी वाशिंगटन के जरिए, कभी इधर किसी जरिए से आके जो हुक्मरानी में आएंगे। मैंने डॉक्टर कलाम अलग से एक और सवाल पूछा, मैं क्या हुजूर ये जो IMF की ट्रैश है इसकी रिलीज करने की शर्त ये क्यों है कि जनाब पहले IPPs के पैसे दें? तो मुझे उन्होंने बताया कि जनाब को IMF का एक जैली इदारा है जिसकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, वो भी दिहाड़ी लगा रहा है। अच्छा, वेरी नाइस। जनाब ख्वाजा आसिफ साहब हेरल्ड में कहते हैं, इंटरव्यू छपा बंद हो गया, डॉन का था, उन्होंने कहा खुद मिनिस्टर इंचार्ज है बिजली के, कहते हैं ये बिजली नहीं बन रही, डे लाइट रॉबरी हो रही है। अगर डे लाइट रॉबरी हो रही है तो हम आपको वोट किस लिए देते हैं? क्यों आप हमारे खातर नहीं लड़ सकते? आप सिर्फ जो है इन उचक्कों का, चोरों का, मुनाफाखोरों का वक्त आता है, उस वक्त आके वो बयान देने होते हैं, बयान दागने होते हैं और कुछ नहीं होता। कमिंग होम टू रूस्ट, ये ऑर्गेनिक मूवमेंट बन रही है। आंखें खोलें, ना कोई इमरान मसला है, ना था, ना होगा। और मैं बार बार कह चुका हूं, इमरान से मत डरिए, बहुत पुरानी बात कही थी, उनसे डरिए जो इमरान के बाद आएंगे। ये किसी डीजे के साथ नहीं आ रहे, ये किसी चौक में खड़े होके डांस और गाने नहीं सुना रहे, ये हार्ड कोर इश्यूज पे लोग बाहर आ रहे हैं और आते रहे हैं। और 68, 69 के बाद उसके या 86, 10 अप्रैल के बाद, या जिस तरीके से हम मूवमेंट देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक लीडरलेस मूवमेंट है। जमात इस्लामी आ रही है। अब जब जीना मुश्किल हो गया है, एक बंदे की जिंदगी पे बन आई है, तो लोगों ने बाहर तो निकलना है। खैर पहले भी निकलते हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि इस इशू पे, अच्छा, उन्हीं के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं कि जनाब बाहर क्यों निकल रहे हो, एहतजाज क्यों कर रहे हो, उन्हीं के खिलाफ केसेस हो रहे हैं। मैंने एक ब्रेक लेनी है, यहाँ पे ब्रेक से वापस आना है, एक बात करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम आजकल कुछ अरसे से हम ये सुन रहे हैं, एक हमने बनाई SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। वो जो इन्वेस्टमेंट्स आनी है, अब इतनी महंगी बिजली के साथ यहाँ पे कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है किसी ने आके, नहीं हो सकती। ज़राअत से हमने इतने अरब कमाना है, ज़राअत में किसान को ट्यूबवेल्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए आप सब्सिडाइज्ड बिजली दूर की बात है, आप इतनी महंगी बिजली देंगे, वो किधर मुकाबला करेंगे दुनिया का, और वो गुजारा ही कैसे करेंगे, मामला हो नहीं सकता। तो ये मामला भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, इन पे कुछ बात होती है ब्रेक के बाद। ये जिन मुआहदों की हम बात कर रहे थे, जिनकी वजह से आज आम आदमी सफ़ेद पोश आदमी, अपर मिडिल क्लास इवन पिस के रह गई है इन्हीं मुआहदों की वजह से। लेकिन एक आर्गूमेंट इस पे ये आता होता है कि पाकिस्तान में ना कोई ऐसी ना कोई कंडूसिव एनवायरनमेंट के यहाँ पे इन्वेस्ट करे, कोई ना कोई इतना इंसेंटिव है। इंसेंटिव यही है कि भाईजान ऐसे मुआहदे वो उनको हमने दिए, चारों नाचार ये करने पड़े कि ये पैसे आप इतने सारे कमा लेंगे, लिहाजा इन्वेस्ट कर दें यहाँ पे, और हमारी भी कुछ जान छूटे कि हमारा एनर्जी क्राइसिस कहीं पे सेटल हो। मुजम्मिल साहब, अब इस चीज़ के तनाजुर में क्या आप इस चीज़ को बाय करते हैं कि टेकन पे यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए? वो कहेंगे नहीं, हमने इसी वजह से तो पाकिस्तान में आए हैं कि हमने फिक्स्ड पेमेंट्स लेनी है आपसे। और दूसरा ये कि जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल हमने बनाई है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन आगे जब बिजली इतनी महंगी है तो कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा पाकिस्तान में, कैसे आएगा? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान में ना जो सरमायाकारी होती है वो होती इस तरह की है कि उनको ना इस तरह की बिजली खरीदनी पड़े, ना इस तरह की चीज़ें खरीदनी पड़ी और वो दबा के पैसा वापस ले जाए बाहर। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में जो तेल की पहले कंपनी आती थी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियाँ, वो जो है उनको बड़ा ज़बरदस्त आप मुआहिदा देते थे, तो वो जितना तेल आपके मुल्क का होता था वो जो है उसके पैसे बाहर ले जाते थे। इसी तरीके से पाकिस्तान में जो तांबा निकलता है, अभी आपने कभी देखा है कि उस हैंडक का जो है लाखों टन के हिसाब से जो है ना माल जाता है वहां से। इसी तरह ये पावर कंपनियां लाई गई, ठीक है ना। अब आप उसमें एक रिकोडेक कंपनी थी जिसको हमने 10 साल पहले 15 साल पहले जो है उसको काम करने से रोका। रिकोडेक पे ये जो अगस्टा और वो दूसरी कंपनी थी पारक,
ठीक है ना। अब उसमें सऊदी अरब भी शामिल होना चाह रहा है। अब वो उसमें जब वो शामिल होगा तो सबसे पहले तो हम उनको, जब तक वो काम करेंगे, उनको टैक्स फ्री काम करने देंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद उसके मुनाफे का, अभी तो बारक जो है उसका 50% है, 50% पाकिस्तानी कंपनियों का है। वो जो 50% उस कान से कमाएगा वो पूरा का पूरा वो बाहर लेके जाएगा, ठीक है ना। तो ये मुआहदे जो हैं आज तक हमें, आपको पता है, आपने हमेशा ये बात तो कर दी कि $1 अरब आ गया। सालाना हम $4 अरब, $3 अरब सिर्फ ये जो कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो अपना मुनाफा रिपैट्रिएट करती हैं। ये जो अभी जिन कैपेसिटी पेमेंट की 2000 अरब की मैंने बात की है, उसकी 60 से 70% कंपनियां बाहर की हैं। तो ये 2000 अरब का अगर 1000 अरब भी जो बाहर रिपैट्रिएट होगा तो ये $3.5 अरब तो सिर्फ पावर कंपनियों का बाहर चले जाएगा। तो ये हमें वेट करना पड़ेगा। पाकिस्तान में अगर हमें सरमायाकारी लानी है ना भाई, सोनी को कोई प्लांट यहाँ लगाए, यहाँ पे सैमसंग को कोई प्लांट लगाए, यहाँ पे टेक्सटाइल कंपनियां बाहर की जो है, कहानी सही कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उसको बिल्कुल रिवाइव करना पड़ेगा। जिस तरह से चल रहा था उसको तो कचूमर निकाल के रख दिया है। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स सईद काजी साहब, आपके ये एक डिलेमा है पाकिस्तान का कि यहाँ पे सरमायाकारी करवानी है हमने, लेकिन जो सरमायाकारी करने आते हैं फिर वो कहते हैं भाई हमें इस तरह का कोई इंसेंटिव दो, और देना पड़ता है हमें लालच, मेरी बात, जिसमें फिर होता है आवाम को नुकसान है, लेकिन वो आएंगे नहीं, फिर उसके बगैर क्या करें। ये जो FDI का अमृतधारा है ना, थोड़ा सा इशारा किया डॉक्टर मुजम्मिल साहब ने, हाँ जी, ये इसके बारे में एक जो फिगर है वो ये है कि $1 जो आता है वो $14 की सूरत में या $20 तक भी वापस लेके जाता है। ये जो अमृतधारा है ना, ये नया न्यो कॉलोनियलिज्म है। दूसरी बात, एक सेक्रेटरी मिनरल से मेरी बात हुई, मेरी एक फिर दोबारा डॉक्टर कलाम उल हक से कहता हूँ, और ज़रूरत क्या है, आप एक कंसल्टेंट रखें, उसे पूछें यार ये सामान है हमारे पास, इसके लिए हमें कहाँ से माहिर चाहिए, उन माहिर को आप जो है ये अरबों डॉलर जो यहाँ से लूट के ले जाते हैं, जो आप जिसे बचा के वो खोलो यार, यहाँ खुद निकालो, क्यों नहीं निकाल सकते। अच्छा, अब आप चले, अमेरिकन कंपनियां हैं वो उधर वहां करती होंगी, उनके यहाँ सब पैसे ही नहीं है हमारे पास, क्या करें भाई। मेरी सुनिए, पैसे क्यों पैसे नहीं है आपके। अकॉर्डिंग टू UNDP $23 बिलियन पाकिस्तान की इशराफिया खा जाती है एक साल में, और 600 मिलियन के लिए आप धक्के खाते फिरते। ये जो अभी 2000 अरब की बात कर रहे हैं, ये स्टडी है मुजम्मिल साहब, ये वही है, डॉक्टर हफीज पाशा की स्टडी है कि $23 बिलियन में पड़ती है हमें ये शराफिया। वी हैव मनी, वी हैव नो हो, और सारी दुनिया को अपनी HR बाहर भेज रहे हो, हाईली स्किल्ड वर्कर यहाँ से भाग रहे हैं जूते छोड़ के यहाँ पे, और उनको यहाँ इंसेंटिव दो। बाहर जो टेक्नोलॉजी, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया भाई, यहाँ जैगुआर लगानी है लगाओ, वलां लगानी है, 1 साल के बाद यहाँ की जो टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर करोगे। और आज की दुनिया में आप कंसल्टेंट्स को लेके आए, उन्हें कई बार हमें कौन से हायर लोग चाहिए, उनको दें 500 मिलियन या जितनी मर्जी तनख्वाह दें, उन्हें कहो भाई हमारा $1 ट्रिलियन का अगर सामान रिकॉर्ड में पड़ा है तो निकालो। मगर होता क्या है, हम 2 टके के लिए, एक पाउंड गोश्त के लिए हम अपना पूरे का पूरा जो बकरा है या जो उनके हवाले कर देते हैं। तो हुजूर ये आसान नहीं है। फिर एंड पे यही होना है काजी साहब के रोजगार के सिलसिले में 2023 में अब तक के 7 माह में नाजरीन 4,50,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, और जिनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं, मजदूर भी हैं, सेल्समैन भी हैं, लेकिन ये 4 लाख पाकिस्तानी यहाँ से रोजगार के लिए गए हैं पाकिस्तान में, उनको लगता है कि कुछ रह नहीं गया। बहुत शुक्रिया, सईद काजी साहब हमारे साथ थे और मुजम्मिल असलम साहब थे। आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।